नमस्कार साथियों, मैं राजेश वसवाल स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम निरंतर इतिहास विषय का अध्ययन यहां प्रारंभ करेंगे। कई दिनों के पश्चात मैं कुछ टेक्निकल मिस्टेक चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से हम निरंतर इतिहास विषय को यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जिस विषय को प्रारंभ करेंगे, जिस कंटेंट को यहाँ देखेंगे, वो आपको चित्र से ही लग रहा है। इतिहास के हम शुरू से ही यहाँ पर वीडियो बनाएंगे और इस चित्र को देखकर ही आपको ऐसा लग रहा है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये चित्र है सर जॉन मार्शल का, और जॉन मार्शल के नाम से ही आपके जहन में एक विषय आ जाता है, वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, हालांकि 1920-22 तक ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में और जॉन मार्शल जब उसके पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बने, तो बहुत सारे स्थल खोज या औजार या हमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिसके आधार पर भारत के इतिहास को 1000 पूर्व तक ले जाया गया और ये घोषणा की गई कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और इस सब में जॉन मार्शल का विशेष योगदान रहा। सिंधु सभ्यता के प्रकाशन में और लोगों के सामने उसे लाने में जॉन मार्शल का विशेष योगदान रहा। इसी कारण जॉन मार्शल को सिंधु सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो हम भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक आज से शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सभी कंपटीशन पेपर्स में, चाहे वो तृतीय श्रेणी अध्यापक हो, चाहे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, सभी के सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता पहले नंबर पर है। ठीक है जी। इससे पूर्व के वीडियो में देखो, मैंने आपको बताया कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में इतिहास का विभाजन जो किया, मोटे तौर पर मैं यहाँ उसे वापस रिपीट कर रहा हूं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। इस प्रकार पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो बिंदु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला ही प्रश्न ये कि सिंधु सभ्यता को इतिहास के कौन से काल में रखा जाता है। तब आपको ये देखना है कि वो प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा या आदि ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में। ठीक है जी। अब प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में मैं आपको पूर्व में बता चुका था कि प्राग ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को रखा जाता है जब व्यक्ति को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात उसके कोई भी लेख वहां से उपलब्ध नहीं हुए हैं। जब व्यक्ति को लिपि का ज्ञान नहीं था, उस काल की घटनाओं को रखा जाता है ऐतिहासिक काल में। और इसमें रखा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अवधि के दौरान रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हम उन घटनाओं को रखते हैं
जब लिपि का ज्ञान तो उस काल में था लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जा सका। जब उन व्यक्तियों को लिपि का ज्ञान तो था, लिपि अर्थात उनके लेख तो मिले हैं लेकिन वो लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, तो इस आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता को। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को इतिहास के किस काल में रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल में। और आदि ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को रखा जाता है जब लिपि का ज्ञान तो उस काल के मानव को था लेकिन उन लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है क्योंकि वेदों की जब रचना हुई तो वो जटिल संस्कृत में लिखे गए और उस जटिल संस्कृत को या वेदों को समझाने के लिए और बाद में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, जैसे ब्राह्मण साहित्य है, जैसे आरण्यक हैं, उपनिषद है। तो वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और तीसरी मैंने आपको बताया था, ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को रखा जाता है जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध रहे हों और लिखित साक्ष्य के आधार पर ही, लिखित साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास का लेखन कार्य किया गया हो। यानी 600 ईसा पूर्व के पश्चात के काल को ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है जी, तो ये चर्चा हम पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। यहां यह आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। पहला ये इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम चर्चा करेंगे तो इसके विभिन्न पक्षों को, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, जैसे सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई और किस किस का विशेष योगदान रहा। उसके पश्चात हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण। ठीक है, उसके पश्चात हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार और उसके पश्चात हम आज देखेंगे सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। ठीक है, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम आज अध्ययन करेंगे तो इन टॉपिकों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात उसका सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, उस सभ्यता का काल, उसके नष्ट होने के कारण, नगर नियोजन, इन सब पर हम क्रम से चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे ये पता चला कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भारत में कोई एक सभ्यता स्थित थी। वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं थी, सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, तो इस पर हम आज ये चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। अब जब हम सिंधु सभ्यता की खोज की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक सिंधु सभ्यता की खोज में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। इन 3 व्यक्तियों का प्रारंभिक कार्य में सिंधु सभ्यता का में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इनमें हम देखेंगे कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन की हम बात करते हैं। चार्ल्स मैसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समस्त लोगों का ध्यान सिंधु सभ्यता की ओर आकर्षित करवाया। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक
टीले का उल्लेख किया था। हड़प्पा नामक टीले का उल्लेख किया था, अर्थात हड़प्पा की जो खोज हुई 1826 ईस्वी में वो चार्ल्स मैसन द्वारा की गई थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और ये बताया, क्योंकि उनका इस सभ्यता पर काम करने का या उस सभ्यता पर रिसर्च करने के उद्देश्य से वो यहाँ नहीं गए थे, वो सिर्फ इस कार्य से वो वहां गए कि 325 ईसा पूर्व में चार्ल्स मैसन जिस बात को यहां प्रमाणित कर रहे थे वो ये कह रहे थे 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य यहां युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के मध्य यहां युद्ध लड़ा गया था। तो सिंधु सभ्यता का पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति है चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने 1861 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और उसका मुख्यालय बनाया गया कलकत्ता में। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो ये सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है? तब उसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है जी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। इन्होंने 1853 ईस्वी में, इसी हड़प्पा स्थल की 3 यात्रा की। 1853 में, क्योंकि पुरातत्व में उनका की विशेष रुचि थी। उसके पश्चात वो 1856 ईस्वी में गए और उसके पश्चात 1872 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के रूप में वो यहाँ गए। यहां से उन्हें एक विशेष प्रकार की मुहर प्राप्त हुई। हड़प्पा से कनिंघम को एक मुहर प्राप्त हुई थी, वृषभ की आकृति बनी हुई मुहर, वृषभ की आकृति वाली मुहर। लेकिन चूंकि कनिंघम को इस मुहर पर कुबड़ वाले वृषभ की जानकारी नहीं मिली, यानी इस वृषभ जो मुहर पर आकृति बनी हुई थी इस पर कुबड़ नहीं था, तो सिंधु सभ्यता के बारे में उनसे चूक हो गई। वो ये घोषणा नहीं कर पाए कि ये जो मुहर है ये सिंधु सभ्यता की मुहर है। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का विशेष योगदान हम यहाँ देखते हैं कि 1861 ईस्वी में उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और 3 बार इसी हड़प्पा की यात्रा की। 53, 56 और 72 में, 53 में उनको एक वृषभ की आकृति वाली मोहर यहां से प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल 1902 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के ASI के महानिदेशक बने। 1902 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने और प्रारंभिक उत्खनन कार्य और खोज कार्य पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के तौर पर इन्हीं के नेतृत्व में किया गया। इन्हीं जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को हड़प्पा नामक स्थान पर भेजा उत्खनन कार्य करने के लिए। उसके पश्चात इन्हीं के निर्देश पर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य के पश्चात हड़प्पा 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में इन्हीं के निर्देश पर यहां उत्खनन कार्य हुआ। दोनों के उत्खनन कार्य के पश्चात
सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में ही इस सभ्यता का प्रकाशन किया। तो इस प्रकार से जॉन मार्शल का विशेष योगदान इस सभ्यता के उत्खनन में रहा, जिसके कारण उन्हें सिंधु सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक खोजों की बात हुई और 3 व्यक्तियों का, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, 3 व्यक्तियों का विशेष योगदान इस सभ्यता में रहा। चार्ल्स मैसन, प्रारंभिक स्थिति में अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रथम साक्ष्य था पकी हुई ईंट। पकी हुई ईंट इस सभ्यता का प्रथम साक्ष्य था। ठीक है जी। 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के मध्य, लाहौर से कराची के मध्य जब रेलमार्ग निर्माण का कार्य चल रहा था, रेलमार्ग निर्माण के कार्य के समय जब लाहौर से कराची के मध्य पटरियों पर कचरा डाला जा रहा था, तब उस कचरे की खुदाई में पकी हुई ईंट प्राप्त हुई थी। पकी हुई ईंट जब प्राप्त हुई तो इसे सिंधु सभ्यता का प्रथम साक्ष्य माना गया और ये लाहौर से कराची के मध्य रेलमार्ग निर्माण पर उस समय काम कर रही थी 2 अंग्रेज इंजीनियर विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटन। विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, है ना, पहली बार ध्यान आकर्षित करवाया लोगों की तरफ, इस सभ्यता की तरफ। और 1826 में 1856 ईस्वी में प्रथम साक्ष्य सभ्यता के प्राप्त हुए पकी हुई ईंट के रूप में, लाहौर से कराची के मध्य रेलमार्ग निर्माण के समय। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1856 के पश्चात 1857 की क्रांति हो गई, जब जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने। तब उन्होंने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीम भेजी। हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जहां पर उत्खनन कार्य किया गया, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया हड़प्पा में। हड़प्पा में जब उत्खनन कार्य किया गया तो देखा गया कि वहां से उत्खनन में एक सुनियोजित तरीके से बसा हुआ नगर प्राप्त हुआ है। समकोण पर काटती हुई सड़कें, सड़कों के दोनों तरफ नालियां, सामूहिक आवास और बहुत सारी चीजें वहां प्राप्त हुई। लेकिन चूंकि एक ही नगर के प्राप्त होने से ये घोषणा नहीं कर सकते कि वो किसी सभ्यता के अवशेष है, इसलिए 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देश में ही 1922 ईस्वी में हड़प्पा के दक्षिण दिशा में मोहनजोदड़ो नामक टीले की खुदाई करने के लिए एक दूसरी टीम भेजी गई। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। हम आगे जब प्रमुख नगर पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के तो इसकी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ और जिसके नेतृत्व में हुआ वो थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में यहां उत्खनन कार्य हुआ और हड़प्पा में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये समस्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य चल रहा था ये जॉन मार्शल के निर्देश पर ही चल रहा था। ठीक है जी। जब राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया तो ये पाया कि मोहनजोदड़ो में भी बिल्कुल वैसा ही नगर बसा हुआ है जैसा हड़प्पा में। इस कारण फिर जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से वैसे ही नगरों का उत्खनन प्रमाण मिले, तब 1924 में जाकर 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का प्रकाशन किया। सिंधु सभ्यता का प्रकाशन हुआ 1924 में। द
इलस्ट्रेट द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में लंदन न्यूज में इस सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ और प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे जॉन मार्शल। यहां आप ये याद रखेंगे कि अभी तक जॉन मार्शल ने ना तो हड़प्पा की यात्रा की, ना मोहनजोदड़ो की यात्रा की। उसके पश्चात भी उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर ही 1924 ईस्वी में ये घोषणा की तो विश्व की महानतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाशन हुआ विश्व के सामने 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी प्रारंभिक खोज पूर्ण हुई। उसके पश्चात बहुत सारे स्थल खोजे गए। वर्तमान समय तक लगभग 1500 स्थल सिंधु सभ्यता के खोज लिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। तो ये प्रारंभिक खोज हमने सिंधु सभ्यता की यहां देखी। ठीक है, अब हम उसके नामकरण पर चर्चा करते हैं कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ। ये प्रारंभिक खोजें थी। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता के नामकरण की। ठीक है जी, अब नामकरण में हमने देखेंगे कि जब सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक नगरों का उत्खनन कार्य हुआ तो ये देखा गया कि सिंधु नदी के तट पर या सिंधु के आसपास ही उस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। प्रारंभ में इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता और यह प्रारंभिक नामकरण भी जिसके द्वारा हुआ वो था जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक नामकरण, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सिंधु या उसकी सहायक नदियों के तट पर लगभग सभी स्थल हैं, तो इसे नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस नामकरण को दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता का दूसरा नामकरण हुआ सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता जो दिया गया, ये दिया गया मार्टिमर व्हीलर द्वारा। व्हीलर ने इसका नामकरण किया सिंधु सभ्यता। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जितने उत्खनन में अवशेष प्राप्त हो रहे थे स्थल, वो सभी नगर थे। इसलिए सिंधु सभ्यता का तीसरा नामकरण हुआ कि ये एशिया की प्रथम सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। इसलिए इसका नामकरण हुआ नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया और ये नगरीय सभ्यता नाम दिया गॉर्डनर चाइल्ड ने। गॉर्डनर चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता का नाम दिया। ठीक है जी, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि प्रारंभिक जब खोज हुई, इसका उत्खनन कार्य हुआ, तो सिंधु और सरस्वती नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर ये नगर स्थित थे। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन वर्तमान नामकरण जो इसका है, और उस नामकरण का भी श्रेय जॉन मार्शल को जाता है। तो जॉन मार्शल ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण किया, क्योंकि अगर नदियों के नाम पर इसका नामकरण किया जाए तो बहुत सारी नदियों के तट पर इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता का वर्तमान नाम जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया, यह हड़प्पा सभ्यता भी नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया। हड़प्पा सभ्यता, ये नामकरण भी जॉन मार्शल द्वारा किया गया, क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था जहां उत्खनन कार्य हुआ। इसलिए उसी के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण किया हड़प्पा सभ्यता। तो वर्तमान में उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ठीक है जी, हड़प्पा सभ्यता। और ये नामकरण भी किया गया जॉन मार्शल द्वारा।
हड़प्पा चूंकि प्रथम नगर जहां उत्खनन कार्य हुआ, जिसकी खोज हुई, इसलिए इसी आधार पर उस सभ्यता का नामकरण किया गया हड़प्पा सभ्यता। तो ये हुए हमारे सिंधु सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, और नामकरण में हम देख रहे थे किस किस प्रकार उसका नामकरण हुआ। अब हम आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था और किस प्रकार था। तो विस्तार में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों में था। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अफगानिस्तान में उसके केवल 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक तो सोर्थुई और दूसरा है मुंडीगाक। अफगानिस्तान में केवल सिंधु सभ्यता के 2 ही स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, सोर्थुई और मुंडीगाक। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र नहीं रहा, ये केवल व्यापारिक नगर थे। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है विस्तार में, और वो ये बनता है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर थे। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित सिंधु सभ्यता के कौन से प्रमुख स्थल थे, ठीक है जी, या हिंदुकुश पर्वत के पार कौन से सिंधु स्थल थे। तब आपको याद रखना है सोर्थुई और मुंडीगाक, ये 2 स्थल हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में या हिंदुकुश पर्वत के पार थे, हिंदुकुश पर्वत के आगे जाके। मात्र अफगानिस्तान में 2 ही स्थल प्राप्त हुए, इसके अधिकतर स्थल भारत में और फिर पाकिस्तान में प्राप्त। चाहे हम हड़प्पा की बात करो जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें। देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर, रावी के बाईं तरफ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तरफ, आगे से विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार का जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। वर्तमान समय तक लगभग 1500 स्थल सिंधु सभ्यता के प्राप्त किए जा चुके हैं। जो स्थल हैं वर्तमान समय तक लगभग 1500 स्थल ये प्राप्त हो चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और लगभग क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्रफल पर सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल रहा, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता रही, ठीक है जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता जिस आकृति का निर्माण करती थी वो त्रिभुजाकार आकृति थी। इसका फैलाव त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता था, त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता था। तो ये इसका विस्तार रहा, कि ये सभ्यता का विस्तार इस प्रकार रहा। अब हम आगे देखते हैं कि सभ्यता के विस्तार से आगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम इसका जब विस्तार देखें कि उत्तर दिशा में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल कौन सा था, दक्षिण में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल कौन सा था, जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा था या उत्तरतम स्थल कौन सा था। तो यहाँ दिशाओं के हिसाब से उसका विस्तार देखते हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण का उसका विस्तार और पश्चिम से पूर्व में सभ्यता का विस्तार हम देखते हैं। यहां यह ध्यान रखेंगे
कि सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थल किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए थे और ये भी स्थल किसी न किसी नदी के तट पर थे। उत्तर दिशा में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल था मांडा, जो जम्मू में स्थित है, जम्मू। और जिस नदी के तट पर यह स्थल था वो नदी थी चिनाब। ठीक है जी। दक्षिण में इस सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल दैमाबाद माना गया, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और जिस नदी के तट पर दैमाबाद स्थित था वो नदी थी प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद स्थित था। पूर्व में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल जो था, पूर्व में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। अब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं। पश्चिम में सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल सुतकैंडोर, बलूचिस्तान में स्थित, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। और ये जिस नदी के तट पर स्थित था वो नदी थी दास्क। ठीक है। ये अंतिम स्थल हुए दिशाओं के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या रहा, अर्थात दैमाबाद से मांडा की दूरी कितनी रही। तो उत्तर से दक्षिण तक सिंधु सभ्यता का विस्तार था 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, मांडा से दैमाबाद की दूरी, वो है 1400 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। अर्थात आलमगीरपुर से सुतकैंडोर की दूरी है 1600 किलोमीटर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार आ जाते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। तो ये था सभ्यता का विस्तार। ठीक है। तो इस प्रकार हम खोज देख चुके, सभ्यता का नामकरण देख चुके, सभ्यता का विस्तार हमने देख लिया है। प्रमुख नगर जैसे जैसे पढ़ेंगे हम आगे और गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की सामान्य विशेषता पर हम चर्चा करेंगे कि सभ्यता की सामान्य विशेषताएं क्या क्या रही। क्योंकि जब सभ्यता का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तब हम ये ध्यान में रखें कि ये सभ्यता इस प्रकार की थी, ये इसकी फ्रेमिंग थी, इसकी सामाजिक विशेषता सामान्यतः ये थी, नगर नियोजन इस प्रकार का रहा तो हमें सुविधा होगी। इस प्रकार सामान्य विशेषताओं को हम यह देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषता क्या रही। ठीक है जी। और इन सामान्य विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं उनके समाज के बारे में कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है जी। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात परिवार में माता मुखिया थी। वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक था, अर्थात परिवार में पिता मुखिया थे। आगे विस्तार से हमें पढ़ेंगे कि किस आधार पर निर्धारित किया गया है कि वो मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि मात्र देवी की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे। हड़प्पा से भी एक विशेष प्रकार का चित्र मिला है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। सृष्टि की जननी इस स्त्री को मान रहे थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसकी दूसरी सामान्य विशेषता, सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, अर्थात अधिकतर लोग व्यापार पर निर्भर थे। लेकिन यहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और वो प्रश्न ये बनता है कि सिंधु सभ्यता इंडियन वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार, और ये बहुत बार पूछा गया है, मूल आधार निम्न में से क्या था। हम पढ़ रहे हैं व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन प्रश्न है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार निम्न में से क्या था। आईवीसी का मतलब समझना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी। अब ऑप्शन ए में है व्यापार।
ऑप्शन बी में है कृषि, ऑप्शन सी में है पशुपालन और ऑप्शन डी में है उद्योग। अब चूंकि हम ये रट के बैठे हैं कि सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और जैसे ही प्रश्न आया एग्जाम हॉल में तो आपको जैसे ही व्यापार दिखा पर टूट पड़ेंगे कि व्यापार, और जैसे ही टूट पड़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार व्यापार टिक किया, यह वैसे ही ये गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार जिस पर व्यापार भी टिका हुआ था वो थी कृषि, इसलिए इसका राइट आंसर है कृषि। और हम देखते हैं कि व्यापार का मूल आधार यानी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि कैसे थे। सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था वो अधिकतर सूती वस्त्र का था, और सूती वस्त्र जो बनता था वो कपास से, और कपास की जाती है खेती अर्थात कृषि, इसलिए अर्थव्यवस्था का मूल आधार था कृषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, तो आप ये याद रखेंगे कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी लेकिन अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि जब जब भी व्यवस्थाएं व्यापार प्रधान होती हैं तब तब नगरों का निर्माण होता है, तब तब नगरों का निर्माण होता है, इसलिए सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऐसा नहीं था कि सिंधु सभ्यता में गांव नहीं थे, ग्राम भी थे, लेकिन अधिकतर लोग नगरों में बसे हुए थे। ठीक है, एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना गया था, इसलिए इसे कहा प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति, भारत में सर्वप्रथम जो नगर बसे, भारत में सर्वप्रथम नगरों का निर्माण हुआ वो सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रथम नगरीय क्रांति। अब यहां से फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जो नगर बसे वो सिंधु सभ्यता के दौरान बसे, लेकिन सिंधु सभ्यता चूंकि नष्ट हो गई विभिन्न कारणों से जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। उसके बाद की जो सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो भारत में दोबारा नगरीकरण कब हुआ, यानी द्वितीय महानगरीय क्रांति या दोबारा नगर कब बसे? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हिस्ट्री के नेट तक में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है, भारत में द्वितीय महानगरीय क्रांति, भारत में द्वितीय महानगरीय क्रांति कब हुई? ठीक है, भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत में द्वितीय महानगरीय क्रांति कब हुई? तब प्रथम बार नगर बसे सिंधु सभ्यता में, चूंकि सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, तो दोबारा जब नगर बसे वो तब बसे जब वैदिक सभ्यता के पश्चात, वैदिक सभ्यता के विरोध में दो नए धर्म उठ खड़े हुए थे, जैन और बौद्ध अहिंसात्मक धर्म, और उनका काल था 600 ईसा पूर्व। उस अहिंसात्मक धर्मों के प्रभाव के कारण यज्ञों में होने वाली हिंसा रुकी, और हिंसा के रुकने से पशु बलि रुकी, पशु बलि रुकने के कारण कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, और दूसरा कारण था कि इस समय लौह उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। हम देखेंगे कि पूरी सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे लोग, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और लौह उपकरणों का प्रयोग हुआ। जैसे ही लौह उपकरणों का प्रयोग हुआ उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो सरप्लस यानी अतिरेक बढ़ा, और अतिरेक के कारण व्यापार हुआ, और जब जब भी व्यापार होता है तब तब नगरों का निर्माण होता है, इसलिए द्वितीय महानगरीय क्रांति हुई 600 ईसा पूर्व में, जिसे महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं या फिर उसे बौद्ध काल भी कहा जाता है। यह है द्वितीय महानगरीय क्रांति का समय। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता थी। आगे हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, अर्थात प्रकृति पूजक नहीं थे, प्रकृति पूजक नहीं थे। अब प्रकृति पूजक में हम देखेंगे कि वो
वृक्ष की पूजा से परिचित थे, वृक्ष पूजा करते थे, पशुओं की पूजा से परिचित थे, लेकिन अधिकतर प्रमाण के आधार पर यह माना गया कि वो सृष्टि में भी जिसकी पूजा कर रहे थे उसके या तो प्रतीकों की पूजा कर रहे थे या फिर उनकी मूर्तियां बना दी गई थी, इसलिए उन्हें माना गया कि वो प्रकृति पूजक थे। आगे जब हम धार्मिक अवस्था सिंधु सभ्यता की पढ़ेंगे तब इसे और विस्तार से वहां देखेंगे। ठीक है, मूर्ति पूजक थे, लेकिन यह याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे। मूर्ति पूजक थे, विशेषकर वो परम पुरुष और परम नारी की पूजा कर रहे थे, द्विदेवता मूलक थे, दो देवताओं की विशेष रूप से पूजा करते थे, लेकिन वो लोग मंदिर से परिचित नहीं थे। ठीक है जी, आगे उसके सामान्य विशेषता हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, अर्थात युद्ध के औजार वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी जैसे धनुष प्राप्त हुआ या भाला प्राप्त हुआ, ये आखेट या शिकार खेलने के काम में आते होंगे। विशेषकर तलवार से वो लोग परिचित नहीं थे, तलवार के कोई साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनके बारे में कहा कि वो शांति प्रिय थे, वो व्यापारी लोग थे, वो युद्ध उन्मादी नहीं थे। ठीक है जी, अच्छा आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में कांसे का जो सर्वप्रथम प्रयोग भारत के इतिहास में किया गया। कांसा जो एक मिश्र धातु है, ये तांबा, कॉपर और टिन से मिलकर बना, तांबा से और टिन से मिलकर कांसा बनता है। कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति भी सिंधु सभ्यता को और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में कांसे का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ। हमें जानते हैं कि विश्व इतिहास में सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वो थी तांबा। सिंधु सभ्यता के लोग लगभग सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सभी धातुओं से वो लोग परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य विशेषता में। अब हम नगर नियोजन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता को महानतम सभ्यता, भारत का गौरवशाली इतिहास और अतीत इसलिए कहा जाता है कि वहां उस सभ्यता के दौरान एक बेहतरीन नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग उन लोगों की रही थी। समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, सड़कों के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी। इस प्रकार नगर नियोजन की दृष्टि से सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता थी। सुव्यवस्थित नगर बसे हुए थे, आगे हम विस्तार से इसे पढ़ेंगे। नगर नियोजन की दृष्टि से विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता सिंधु सभ्यता रही। अच्छा, नगर नियोजन में यानी टाउन प्लानिंग में किस प्रकार उन्होंने नगरों को बसाया था, यहां हम ये देख लेते हैं कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसे हुई। हमें देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के अधिकतर नगर जो बसे हुए उन नगरों में समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन अधिकतर जो नगर हैं वो समकोण पर काटती हुई सड़कों पर हैं। सड़कों के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी, सड़कों के दोनों तरफ किनारे नालियां बनी हुई थी, पक्की नालियां थी, और सड़कों के दोनों तरफ घर बने हुए थे। क्या ध्यान देने बात यह है, योग्य बात, कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो भी अपवाद हैं वो यहां याद रखने हैं। सिंधु सभ्यता के नगर में समकोण पर काटते हुई सड़कें थी, सड़कों के दोनों तरफ घर बने हुए थे,
और घरों के दरवाजे सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। अगर घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुले हैं तो ये अपवाद है, और सिंधु सभ्यता का अपवाद आपको हर हाल में याद रखना है, वो अपवाद है लोथल, जहां घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुले। ठीक है जी, पहली बात तो ये हुई। अच्छा, समकोण पर काटती हुई सड़कें थी और घरों के दरवाजे सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। अब हम आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर सामान्यतः दो टीलों पर बसे हुए थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। सिंधु सभ्यता के नगर सामान्यतः दो टीलों पर बसे हुए थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अगर कहीं से तीन टीलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, अगर कहीं से तीन टीलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तब वो अपवाद, और वो अपवाद आपको हर हाल में याद रखना है। बहुत बार वो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो तीन टीलों पर बसा हुआ था वो था धौलावीरा, गुजरात में। आगे विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, तो अधिकतर नगर दो टीलों पर बसे हुए हैं, अगर तीन टीले हैं तो अपवाद, और वो अपवाद है धौलावीरा, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले पर सामान्यतः दुर्ग बनाए जाते थे, गढ़ी जिनको कहा गया है, और पश्चिमी टीले पर आवास बनाए जाते थे। ठीक है जी। अच्छा, अगली जो विशेषता है नगर नियोजन की वो ये है कि लगभग सभी नगरों में दुर्ग बनाए गए, अर्थात सिंधु सभ्यता के सामान्यतः सभी नगर दुर्गीकृत थे। लेकिन मान लीजिए कि कहीं से दुर्ग का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपवाद, और वो अपवाद है जो अदुर्गीकृत नगर है। सिंधु सभ्यता के वो नगर जो अदुर्गीकृत हैं, अपवाद है, और अपवाद मैंने कहा आपको याद रखना है जरूर। अदुर्गीकृत नगर है चनहूदड़ो, पाकिस्तान में। ठीक है, और एक अल्लादीनो, पाकिस्तान। हम आगे विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। चनहूदड़ो और अल्लादीनो दोनों अदुर्गीकृत नगर हैं। सिंधु सभ्यता में जब दुर्ग और आवास का निर्माण हुआ, तब दुर्ग और आवास में इन दोनों के ही निर्माण में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। सामान्यतः सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर कहीं से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, अगर कहीं से कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त होते हैं तो ये अपवाद, और ये ऐसा प्रमुख अपवाद जहां से कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए, तो वो फिर कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा वो नगर जहां से कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए, इसलिए इसे कहा गया गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती, कालीबंगा का। विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम जो सामान्य चीजें हैं उनका अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जब अध्ययन के दौरान हमें देखें तो आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आगे हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो दुर्ग और आवास का निर्माण हुआ वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। जो दुर्ग और आवास हैं, दुर्ग और आवास हैं सामान्यतः एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए होते थे। ठीक है जी, लेकिन मान लीजिए कि दुर्ग और आवास अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हो, दुर्ग का अलग और आवास के अलग, तो फिर ये भी अपवाद। और ये अपवाद जहां दुर्ग और आवास अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हों, ये फिर आपको अपवाद के रूप में याद रखना है, जैसे कालीबंगा, कि जहां दुर्ग और आवास अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार ये सामान्य विशेषताएं सिंधु सभ्यता की हम देख रहे थे। तो विस्तार से इनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे सिंधु सभ्यता का, तो ये सब काम में आएंगे कि किस किस प्रकार की सामान्य विशेषताएं सिंधु सभ्यता के दौरान रही थी। तो ये हुई उसकी सामान्य विशेषताएं सिंधु सभ्यता की। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था,
सिंधु सभ्यता का काल क्या था, जनक कौन थे, ये हम विस्तार से अध्ययन अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।